वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल्स और फिनॉल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, OH group is called हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स बोलते हैं। ये कॉमन नेम है हाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स। Those organic compounds which containing OH group are called hydroxy compounds. Hydroxy compounds may be aliphatic or aromatic. Aliphatic hydroxy compounds may be recalled as alcohols and aromatic hydroxy compounds may be recalled as phenols. अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। पहले एलिफैटिक, ये मैं कॉमन में लिख रहा हूं, हाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स। एलिफैटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स का मतलब है ओपन चेन होगी और किसी कार्बन से OH ग्रुप, जिसे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बोलते हैं, वो अटैच होगा। अब ये जो एलिफैटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स, जैसे कि नाम से ही दिख रहा होगा, मोनोहाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स, एक OH ग्रुप इन कंपाउंड्स के अंदर नजर आएगा। डाईहाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स, इनके अंदर 2 OH ग्रुप नजर आएंगे। ट्राईहाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स, ये कॉमन नेम लिखे जा रहे हैं, इनके अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। नाम से ही दिख रहा है मोनोहाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स। Those hydroxy compounds in which there is single OH group are called monohydroxy compounds. Dihydroxy compounds, those compounds which containing 2 OH groups are called dihydroxy compounds, and the compounds which containing 3 hydroxyl groups means OH groups are called trihydroxy compounds. ये सभी एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की बात हो रही है। मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, इनमें OH ग्रुप, सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। केवल मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को हम एल्कोहल्स बोलते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्कोहल्स। अब ये जो मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं जिनको हम एल्कोहल्स बोलेंगे, मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को, ये 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स विच कैन बी रिकॉल एज एल्कोहल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। प्राइमरी एल्कोहल्स, अब मैं इनको अल्कोहल बोल दे रहा हूं। मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्कोहल्स। सेकेंडरी एल्कोहल्स एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। तो पहले हम एल्कोहल्स पर ही डिस्कशन करेंगे। डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड, ट्राईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हम लेटर ऑन इसी वीडियो में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अल्कोहल्स
monohydroxy compounds are called alcohols. Alcohols are three types: primary alcohols, secondary alcohols, tertiary alcohol. अब ये जो क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स का किया गया, ये किस आधार पर किया जाता है? बेसिक्स पर पहले क्लियर ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी पढ़ाई लिखाई। प्राइमरी अल्कोहल्स, इनमें OH ग्रुप जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, इनमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। ये मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया है प्राइमरी अल्कोहल्स का, RCH2OH। यहां पर जो CH2 है ये प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उनको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। ये ध्यान रखें, जहां पे OH ग्रुप होगा उससे, जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसके साथ में 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप। यहां पर जो R है वो एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब है CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल एटसेट्रा। तो ये जो कहलाएंगे ये प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। दूसरा जो टाइप है सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो इसमें जो OH ग्रुप अटैच होगा वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा, इसलिए इनको सेकेंडरी अल्कोहल्स बोलते हैं। इनका जनरल फार्मूला ये है CH(RR)CHOH। ये जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, सिंगल हाइड्रोजन एटम और 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो दिस इज, ये जो मैंने यहां पर गोला बना रखा है ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा होगा तो वो जो अल्कोहल होगा वो बोला जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब है टर्शियरी अल्कोहल्स। टर्शियरी अल्कोहल्स में OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। एक कार्बन होगा जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है और 3 एल्काइल ग्रुप्स इसके साथ में। कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, 3 एल्काइल ग्रुप, एक OH। तो ये जो कार्बन कहलाता है ये है टर्शियरी कार्बन। कुल मिलाकर CH2 ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन एटम है। CHOH ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये प्राइमरी कार्बन एटम, ये सेकेंडरी कार्बन एटम, और ये जो COH ये टर्शियरी कार्बन एटम। तो एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, ये कॉमन नाम बोला गया। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का की 3 ब्रांच हैं, मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी। जैसे नाम से दिख रहा है सीधा सीधा, मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में एक OH ग्रुप होगा। ये एलिफेटिक की बात हो रही है तो स्पष्टतः ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। तो जिनमें एक OH ग्रुप होगा वो मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, जिनमें 2 OH ग्रुप होंगे वो डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, जिनमें 3 OH ग्रुप होंगे वो ट्राईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स बोले जाएंगे। मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स जिनमें एक OH ग्रुप होगा वो 3 प्रकार के हैं। प्राइमरी मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को स्पेशली अल्कोहल्स बोल देते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ये जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये OH ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है उसके आधार पे किया गया है। अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसे बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर टर्शियरी कार्बन एटम के साथ अटैच होगा तो उसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन मैंने ये अलग से भी लिख दिए हैं। ऐसा कार्बन जिसके साथ 2 H और एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा वो प्राइमरी है, जिसके साथ 2 R और एक हाइड्रोजन फिर साथ में OH ग्रुप अटैच है तो वो सेकेंडरी कार्बन है। और अगर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, OH ग्रुप अटैच है इसके बाद, तो ये टर्सरी कार्बन एटम। तो अल्कोहल्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ये 3 प्रकार के हैं। तो ये तो एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का मैंने इंट्रोडक्शन किया। अब हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ध्यान रहे थोड़ा पहले जनरल नेम, जिन कंपाउंड्स में, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप दिखेगा उन्हें बोलते हैं हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, ये जनरल नाम है। अगर OH ग्रुप ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर दिख रहा है तो वो एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, और अगर वो एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर दिख रहा है तो वो बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ये जनरल नॉमेनक्लेचर है। एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का मैंने अभी इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, एरोमेटिक का मतलब, इसका मतलब इसमें रिंग है और रिंग में भी बेंजीन रिंग, 6 कार्बन की हेक्सागोनल रिंग जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन कंपाउंड भी है, तो बेंजीन जो कंपाउंड है उसका तो फॉर्मूला है C6H6, हेक्सागोनल रिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, हर एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन अटैच है, वो है बेंजीन रिंग। लेकिन 6 कार्बन की हेक्सागोनल रिंग जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं वो बेंजीन रिंग कहलाती है। साथ में हाइड्रोजन हो या कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट हो वो बात की बात है। 6 कार्बन की हेक्सागोनल रिंग विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। कंपाउंड भी बेंजीन है एक और रिंग का नाम भी बेंजीन रिंग है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ये 2 प्रकार के हैं। इनमें एक जो ब्रांच है उनको बोलते हैं फिनॉल्स। अब ये किनको बोलेंगे ये अभी आगे आने वाला है। और दूसरे कहलाते हैं एरोमेटिक एल्कोहल्स। इसमें भी शब्द आ रहा है अल्कोहल पीछे। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज फिनॉल्स एंड एरोमेटिक एल्कोहल्स। अब फिनॉल्स किनको बोलते हैं? अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट होगा, यानी रिंग के कार्बन से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप लिंक होगा तो उन कंपाउंड्स को बोलेंगे फिनॉल्स। फिनॉल्स कोई सिंगल कंपाउंड का नाम नहीं है, फिनॉल्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, वो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप सिंगल भी हो सकता है और OH ग्रुप्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनॉल्स। फिनॉल्स ग्रुप का नाम है, मतलब ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स किसी एक का नाम नहीं है, भले ही किसी एक को बोलते हैं, वो अभी आगे आ रही है बात। तो अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो हम उन कंपाउंड्स को, उन एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को, वो जनरल नाम लिखा हुआ है, फिनॉल्स बोलते हैं। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं OH ग्रुप। यह भी क्लासिफिकेशन किया जा रहा है कॉमन, इनका नॉमेनक्लेचर वगैरह वो सब अभी किया जाएगा आगे। तो अभी फिनॉल्स,
दोज एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप और OH ग्रुप से एक से ज़्यादा होंगे तो डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनॉल्स। ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं ये फिनॉल्स, ये किसी एक के लिए नहीं है। फिनॉल्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जिनमें कि OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा। ये तीनों फिनॉल्स के अंदर आते हैं। सेकंड ब्रांच है इसमें एरोमेटिक एल्कोहल्स। अगर OH ग्रुप रिंग के कार्बन के साथ न होकर साइड चेन से अटैच होगा, रिंग के कार्बन से अटैच न होकर, रिंग के कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये साइड चेन वाली कार्बन से अटैच्ड है। अभी मैंने बोला था कि 6 कार्बन की जो हेक्सागोनल रिंग होती है विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग है। ये इसके बाद जो 7वां कार्बन होगा या इससे ज्यादा कार्बन होंगे, 7वां 8वां रिंग के, वो साइड चेन कहलाती है। तो अगर OH ग्रुप साइड चेन वाले कार्बन से अटैच होगा, देखो यहां पे OH ग्रुप रिंग के कार्बन से अटैच नहीं है, तो इनको बोलते हैं एरोमेटिक एल्कोहल्स। और जिनमें OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा उस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को बोलते हैं फिनॉल्स। अब इनका नाम यहीं पे लिख लेते हैं। पहला कंपाउंड लिखा है मैंने फिनॉल्स के अंदर OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम होता है OH ग्रुप प्रेजेंट है सिंगल, तो इसका नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन। ऐसे ये जो नॉमेनक्लेचर किया गया है हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। ऐसा लगता है जैसे कि बेंजीन में से एक H रिंग से रिप्लेस किया हो, रिमूव किया हो और उसकी जगह पर OH ग्रुप आया हो, तो इसलिए नॉमेनक्लेचर किया गया कॉमन हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसमें 2 OH ग्रुप हैं तो थोड़ा नंबरिंग होती है 1 2, तो इसका नाम है 1 2 डाई, 2 हैं क्योंकि, तो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल कॉमन ब्रांच का नाम है। जो भी एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप रिंग के कार्बन के साथ अटैच होंगे तो उनको कॉमन में फिनॉल्स बोल देते हैं। ये कॉमन नेम है। 1 2 3 इसका नाम है 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, क्योंकि 3 OH ग्रुप हैं और पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिख दिया गया साथ में बेंजीन। तो ये हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। डिटेल में इनके बारे में अभी डिस्कशन होगा। एरोमेटिक एल्कोहल्स, ये जो ग्रुप, ये C6H5 है, इसमें 5 हाइड्रोजन है रिंग पे, 6 कार्बन है, और CH2, तो ये जितना मैंने गोला बनाया है इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, तो इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल। OH ग्रुप साइड चेन वाले कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इनको एरोमेटिक एल्कोहल बोलते हैं। ये जो मैंने गोला बनाया ये मैं जरा क्लियर कर दूं, ये जो ग्रुप है C6H5CH2, इसका नाम होता है बेंजाइल ग्रुप। C6H5CH2 इसका नाम बेंजाइल ग्रुप है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल एल्कोहल। तो अभी वापस फिर एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स मींस एल्कोहल्स पर लौट के आते हैं। एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर ये क्लास 11th में बच्चे पढ़ लेते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं एक बार थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में बता देता हूं।
एल्कोहल्स का जब नॉमेनक्लेचर, एक तो कॉमन सिस्टम होता है और दूसरा सिस्टम होता है आईयूपीएसी सिस्टम। तो आईयूपीएसी सिस्टम में नॉमेनक्लेचर का जो पहला पॉइंट है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला वो सेलेक्ट करनी पड़ती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। और ध्यान रहे, वो जरूरी नहीं कि हॉरिजेंटल ही हो, वो आड़ी तिरछी भी हो सकती है चेन, इसलिए ध्यान रखें उसमें कितनी पॉसिबल चेन्स उसके अंदर कार्बन की दिख रही हैं, उन सब पे गौर करेंगे। और जो सबसे लंबी चेन होगी उसको सेलेक्ट किया जाता है। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर के लिए जो भी हमारी सबसे लंबी कार्बन की चेन बनेगी उसके हिसाब से जो हमारा एल्केन नाम आएगा। एक कार्बन से मेथेन होता है, 2 कार्बन से एथेन, 3 से ब्यूटेन, 4 से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे करके नाम होते हैं। एल्केन में से, एल्केन की स्पेलिंग देखें, ALKANE है, में से ई स्पेलिंग केवल रिमूव करेंगे और इसकी जगह लगा देंगे OL। तो हमारा आईयूपीएसी में जो नॉमेनक्लेचर बनेगा वो है एल्केनॉल। उसके बाद रिंग पर, वो चेन पर सॉरी, OH ग्रुप की पोजीशन जिस नंबर पे होगी वो नंबर चाहे इसके आगे लिख सकते हैं या पीछे कहीं पर भी लिख सकते हैं, वो अभी हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं। और चेन के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए जो सबसे लंबी कार्बन की चेन होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो एल्केन बन रहा होगा उसकी स्पेलिंग में से केवल लास्ट वाली ई हटानी है और उसकी जगह OL जोड़ना है, नाम बन जाएगा एल्केनॉल। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ये मैंने एक एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स लिखा है और जो मैंने बातें पीछे बता रखी है उन पे भी गौर करते रहेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड सही है क्योंकि मुझे ओपन चेन दिख रही है और OH ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है। अब आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमने लंबी श्रृंखला, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, ये सेलेक्ट करनी होती है। वो कहीं से भी देख सकते हो, 1 2 3 4, इधर से भी वही 1 2 3 4। वो जो मैंने बोला था कि बच्चे कभी सीधी चेन पर ध्यान देते हैं, वो चेन थोड़ा मुड़ी हुई भी हो सकती है। जैसे यहां पर 1 2 3 4, इधर को भी 4 बन रही है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये उल्टे में भी 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की इसमें चेन है। अब OH ग्रुप जहां से नजदीक पड़ रहा हो वहां से हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे। 1 2, ये 3, ये 4। चाहे मैं ऐसे ले लूं 1 2 3 4, तो तब CH3 तब भी बचेगा साइड में। तो ये मेरी कार्बन चेन हो गई 1 2 3 4। 4 कार्बन से बनता है ब्यूटेन, लेकिन हमें OH ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है तो E हटाकर हमने लिखा ब्यूटेनॉल, और नंबर 2 पे OH ग्रुप है तो इसलिए नाम लिख दिया ब्यूटेनॉल 2। उसके बाद जब हमने 1 2 3 4 ये, तो ये साइड में आ गया, तीसरे नंबर पे है तो 3, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2, ये नाम हो गया एल्कोहल का। एक और बात नोटिस करनी है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंडरी कार्बन है, CH, ये सेकेंडरी कार्बन अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये पहचानने भी जरूरी है। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। एक और एग्जांपल लिखते हैं।
ये है। अब हमें सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। कार्बन की 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 सब तरफ से देखनी है। कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट वन। 1 2 3 4 5 इधर 5 है, 1 2 3 4 5 6 इधर 6 है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ध्यान रहे केवल कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, कोई ऐसे ना गिरे 1 2 3 4 5 OH ग्रुप चेन में काउंट नहीं होगा। तो अब हमें यह देखना है कि OH ग्रुप कहां से नजदीक बैठ रहा है, क्योंकि जैसे मैं ये बोल रहा हूं नंबर, तो ये इधर से भी नंबर वही होगी। तो 1 2 3 4 यहां से तो चौथे नंबर पे, यहां से नजदीक है 1 2 3, तो मैं यहां से काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 से हेक्सेन होता है, तो हेक्सेनॉल तीसरे नंबर पे OH ग्रुप है, तो मैंने लिख दिया हेक्सेनॉल 3। ये 3 हेक्सेनॉल भी लिखा जा सकता है। और अब तीसरे नंबर पे ये जो ग्रुप छूट गया था CH3, ये विद नंबर 3 मिथाइल हेक्सेनॉल 3, ये नॉमेनक्लेचर है एल्कोहल्स का। अब हम एल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, जो हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी अभी लिखा था, OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां पर ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम साथ में है, सिंगल बॉन्डेड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, इसलिए OH ग्रुप पोलर ग्रुप होता है। ये हाईली पोलर है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम रिलेटिव टू हाइड्रोजन। ये OH ग्रुप पोलर है नेचर में। अब एल्कोहल्स और फिनॉल्स, इन दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं। एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली एल्केन या हेलो एल्केन्स के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, या यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली एल्केन्स या हेलो एल्केन्स से ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है ये देखना होता है। तो एल्कोहल्स में या फिनॉल्स में OH ग्रुप पोलर है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम रिलेटिव टू हाइड्रोजन। अब जिन कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है पीछे, उसको भी देखें। जिन कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, वो कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स के BP माने बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन का नाम है, तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी प्रकार का अगर अट्रैक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक अट्रैक्शन का नाम है। इंटरमॉलिक्यूलर यहाँ पे नाम लिया है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, अभी दिखाएंगे यहाँ पर। तो अगर अट्रैक्शन होगा, तो अगर उस चीज़ को हमें उबालना पड़े, उबालने का मतलब किसी चीज़ को हम दूर कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर खर्च करना होगा, ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए फील भी करना है, जो पढ़ाई लिखाई होती है उसको महसूस करके पढ़ना है, साइंस रटने का विषय नहीं है। तो BP
अल्कोहल्स का भी और फिनॉल्स का भी हायर होता है, क्योंकि OH ग्रुप इनमें पोलर होता है। तो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल या दो फिनॉल्स के बीच, अल्कोहल अल्कोहल और फिनॉल फिनॉल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसलिए इनके बीपी हाई होते हैं। थोड़ा सा रटने नहीं है, समझने हैं बात को। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स अट्रैक्शन है, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन है, तो उनको दूर करने के लिए हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब बीपी उबालने के लिए दूर करने हैं मॉलिक्यूल्स, और वहाँ एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों के हायर होते हैं ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन जानना बहुत जरूरी है। ये पोलर ग्रुप है ROH, अल्कोहल को मैं कॉमन लिख रहा हूं ROH। ये दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल लिखा मैंने, और लिख देता हूं मैं, ये सब अल्कोहल मॉलिक्यूल्स लिखे गए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम की वजह से इंटररिएक्ट है। इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये टेढ़ा मेढ़ा निशान पार्शियल चार्ज के लिए लगा देते हैं। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, डॉटेड लाइन से इसको डिनोट करते हैं। यहां पर भी, यहां पर भी, और कोई भी अट्रैक्शन चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, नजदीकी लाता है। उबालने के लिए हमें वो दूर करने हैं, इसका मतलब ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो डॉटेड निशान लगे हुए हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल्स, यही चीज फिनॉल्स में भी होती है, तो इनके बीपी बॉइलिंग पॉइंट्स अधिक होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स कि कुछ एक्स्ट्रा अट्रैक्शन काम कर रहा है। फिनॉल्स में भी यही स्थिति है। OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है फिनॉल का। OH, ये तो यहां पर भी वही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे ही आगे चलता रहेगा, एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए अल्कोहल्स और फिनॉल्स के बीपी, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिनोट कराते हैं डॉटेड लाइन से। एग्जिस्ट करने की वजह से इनके बीपी हायर होते हैं। अब थोड़ा कंसिडर करो एल्केन्स, जैसे CH4 है, C2H6, इनमें ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है, प्योरली CH बॉन्ड्स हैं इनमें हर जगह पर, और CH बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड होता है। तो नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से एल्केन्स के बीपी बहुत लो होते हैं, बल्कि शुरुआती मेंबर तो इसमें गैसेज हैं। गैस होने का मतलब कि दूर दूर रहते हैं ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि पूरे जो CH बॉन्ड्स हैं वो सब नॉन पोलर हैं, इसलिए एल्केन के मॉलिक्यूल्स क्लोज नहीं रहते, इनमें आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है। एक CH4 मॉलिक्यूल का दूसरे CH4 मॉलिक्यूल के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये वैसे ही दूर रहते हैं। तो इनको उबालना मतलब दूर करने में आसानी होगी, ये कम हीट से ही ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो इसलिए ये रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि एल्केन्स के मुकाबले अल्कोहल्स का बीपी ज़्यादा होता है। तो अल्कोहल्स के बीपी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा होते हैं, जो कि एल्केन्स में नहीं होता।
तो ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सप्लेन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन एल्केन्स। तो एल्केन में तो सारे CH बॉन्ड्स हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, वहाँ पर कोई इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एक्स्ट्रा अट्रैक्शन कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इनके मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी दूर दूर ही होते हैं। यही चीज़ हैलो एल्केन्स में भी है, वहाँ पर भी इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो एल्कोहल्स के BP हायर होते हैं एज कंपेयर टू एल्केन्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर हम एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाएंगे, मीन्स ये मिथाइल है, फिर इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज BP ग्रेजुअली डिक्रीजेज, थोड़ा कम होता जाता है ये, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप अगर बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो थोड़ा कम हो जाती है। तो एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीजेज एंड सो BP स्लाइटली डिक्रीजेज। फिनॉल्स में भी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन उनमें बेंजीन होती है, बेंजीन से इनके BP ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि बेंजीन में भी CH बॉन्ड्स हैं, तो इनके BP ज़्यादा होंगे। लेकिन ये जो फिनॉल्स होंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बेंजीन से ज़्यादा होते हैं, लेकिन थोड़ा इनमें जो ये फिनाइल ग्रुप है ये भी लार्ज साइज का होता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है, फॉर्मेशन टेंडेंसी थोड़ा कम रहती है अल्कोहल्स के मुकाबले, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्कि फिनाइल ग्रुप बोलते हैं C6H5 को। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी चीज़ है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स यहां पर हम वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो जो वाटर होता है वो भी पोलर मॉलिक्यूल होता है। ये मैंने वाटर का फॉर्मूला लिख दिया है, HOH। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर हमारा उद्देश्य कुछ दूसरा समझाना है, तो इसलिए हम स्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो एक बात ध्यान रखें, वाटर में वही कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। Those compounds are soluble in water which are able to form intermolecular hydrogen bonding with water molecules. Alcohols form intermolecular hydrogen bonding themselves, and so they are capable to form intermolecular hydrogen bonding with water molecules. सो एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल। सॉल्युबल माने घुलना मिलना है। आप कई तरीके से एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो घुलने मिलने के लिए कोई ना कोई अट्रैक्शन चाहिए होता है। अगर दो बच्चे भी आपस में घुलते मिलते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन होता है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो दूर जाएगा, अट्रैक्शन पास लाता है। तो एल्कोहल्स आपस में भी उनके मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो वाटर के साथ भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सिमिलरली फिनॉल्स आर कैपेबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देमसेल्व्स एज वेल एज विद वाटर मॉलिक्यूल्स, बट वंस अगेन सेम थिंग, फिनाइल ग्रुप जो C6H5 रिंग है इज बल्की ग्रुप विच रिड्यूसेस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, सो फिनॉल्स आर कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर
relative to alcohols. Phenols are sparingly soluble, कम घुलते हैं in water due to presence of large sized phenyl group. Otherwise, the reason is same, both containing alcohols and phenols, both containing polar OH group and are capable to form intermolecular hydrogen bonding themselves as well as water molecules, but phenyl group has large sized which reduces hydrogen bond formation tendency. So phenols are sparingly soluble in water. ये रीजन है। तो ये मैंने पानी का मॉलिक्यूल लिखा है, अब मैं यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ। अल्कोहल में भी पोलर ग्रुप है OH, तो यहाँ पर ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो मैंने डॉट लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, इंटर जो शब्द उसमें लिखा गया, इंटरमॉलिक्यूलर मीन दो मॉलिक्यूल के बीच, वो दो मॉलिक्यूल एक ही सबस्टेंस के भी हो सकते हैं और अलग अलग के भी हो सकते हैं। जैसे पहले हमने अल्कोहल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई, यहाँ पर अब एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का है, दिस इज अल्कोहल, दिस इज वाटर। ये और भी लिखे जा सकते हैं, लंबी चेन बन सकती है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए ये अल्कोहल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। सो दीज आर वाटर सॉल्युबल। सेम थिंग फिनॉल में भी है। ये चीज फिनॉल में भी है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ये तो यहां पर भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, बट फिनाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है फिनाइल ग्रुप, ये थोड़ा बल्की ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है, इसलिए थोड़ा ये मास्क की तरह काम कर देता है। मास्क जैसे लगा देते हैं तो ढक जाता है, तो उस वजह से थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी फिनॉल्स और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कम हो जाती है। इसलिए फिनॉल्स आर कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में भी अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होगा तो फिर वही मास्क वाली कंडीशन हो जाती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम हो जाती है, जिससे कि वाटर सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। और फिनॉल्स में तो ऑलरेडी फिनाइल ग्रुप बहुत बल्कि ग्रुप, लार्ज साइज का होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती है, तो इसलिए ये कम डिसॉल्व होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये केवल कागज में लिखने से नहीं होते, या कागज में या बोर्ड में लिखने से, ये जो साइंस के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती है वो प्रैक्टिकली प्रूव्ड होती हैं। तो ये थी वाटर सॉल्युबिलिटी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एसिडिटी मीन्स एसिडिक नेचर, जो तीसरा कॉन्सेप्ट, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं हर प्रकार के एग्जाम में। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। कोई भी सब्सटेंस एसिडिक कब कहलाता है या किस वजह से होता है? किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन रिलीज कर सकता हो वो एसिडिक नेचर का होता है। प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन जो एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोटियम की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। तो मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगर हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं है। प्रोटियम की बात कर रहा हूं जो पहला आइसोटोप है 1H1, तो फिर ये केवल प्रोटॉन रह गया, इसलिए प्रोटॉन का सिंबल H+ करके लिख देते हैं। तो अगर कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन रिलीज कर लेता है
तो उसे बोलेंगे एसिडिक नेचर का। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स ये दोनों ही प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं। अब ये भी थोड़ा सा साइंस में ध्यान रखनी होती है, ये अपने आप रिलीज नहीं कर रहेंगे, नहीं तो अल्कोहल और फिनॉल का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। कोई ना कोई इन पे अटैक करता है, अटैकिंग रिएजेंट जिनको बोलते हैं। तो जब कोई बेस अटैक करेगा, बेस अटैकिंग रिएजेंट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एसिड्स, बेसेस, कई चीजें अटैक करती हैं जिनको हम अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। अपने आप नहीं रिलीज करेगा कोई भी। तो जब कोई बेस अटैक करता है अल्कोहल्स और फिनॉल्स के ऊपर, तो जो OH ग्रुप जो कि हाईली पोलर है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम रिलेटिव टू हाइड्रोजन, वहां से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। एक्चुअल में बेस जो होता है उसकी प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन चाहिए होते हैं, तो वो ऐसी जगह अटैक करता है जहां पर बॉन्ड वीक हो और जहां से प्रोटॉन रिलीज हो सके। तो OH ग्रुप क्योंकि पोलर ग्रुप है, इसलिए वहां पर जो OH के बीच बॉन्ड है वो वीकर है ड्यू टू पोलरिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम रिलेटिव टू हाइड्रोजन। तो वहां पर जब बेस अटैक करता है तो ऑक्सीजन एटम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों अपने पास ले लेता है और H प्लस के रूप में बाहर चला जाता है, जिसको कि बेस एक्सेप्ट करता है। बेस वही सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं। तो दोनों ही अल्कोहल्स और फिनॉल्स ये एसिडिक नेचर के होते हैं। उस पर अभी रीजनिंग आएगा आगे। और बेस जब अटैक करेगा तो ये ग्रुप तो पोलर है ही, तो जब बेस अटैक करता है तो यहां से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन एटम ने ले लिए। तो अब ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर तो पोलरिटी थी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब प्रोटॉन इससे हट गया तो साजे के दोनों इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन एटम के पास आ गए। तो ये जो H प्लस गया ये बेस को प्रोटॉन ही चाहिए होता है, उस पे लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का या उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वाला नहीं चाहिए, उसको पॉजिटिव ही आयन चाहिए होता है, तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है बेस। ऐसे ही यहां पर है, ये यहां पर भी पोलर, बेस जब अटैक करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो ऑक्सीजन ने ले लिए, ये प्रोटॉन बेस के साथ चला गया। तो दोनों ही में प्रोटॉन रिलीज हो सकता है बाय द अटैक ऑफ अ सूटेबल बेस। तो एक प्रकार से दोनों ही अल्कोहल भी और फिनॉल भी एसिडिक नेचर के हैं। अब ये जो एलिफेटिक में ये बना RO ऊपर नेगेटिव साइन, इसको कॉमन में एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं, और ये जो बना है इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब प्रोटॉन तो रिलीज दोनों में ही आराम से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आयन बचा, एल्कोक्साइड आयन बचा एलिफेटिक अल्कोहल में से, फिनॉक्साइड आयन बचा जब फिनॉल में से प्रोटॉन रिलीज हुआ। अब सवाल ये होता है कि इन आयंस की स्टेबिलिटी देखी जाती है, एल्कोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, इनकी स्टेबिलिटी देखने का मतलब ये होता है कि इनसे प्रोटॉन निकलना जस्टिफाई हो रहा है या नहीं। प्रोटॉन निकलने के बाद जो ये आयन बन रहा है ये स्टेबल भी होना चाहिए, अदरवाइज प्रोटॉन का निकलना रीजनेबल या जस्टिफाइबल नहीं है।
तो अब चेक करते हैं कि एल्कोक्साइड आयन या फिनॉक्साइड आयन क्या ये स्टेबल हैं। तो पहले बात करते हैं एल्कोक्साइड आयन की। तो एल्कोक्साइड आयन जो है ये अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होता है का मतलब अनस्टेबल क्यों होता है? एक्चुअल में ये नेगेटिव चार्ज जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक तो ऑक्सीजन एटम का ही है, इनको डिलोकेलाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब ये लोकेलाइज्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस पे दोबारा प्रोटॉन आके जुड़ सकता है। तो ये डिलोकेलाइज, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं डिलोकेलाइज माने ये छुपाना होता है। तो एल्कोक्साइड आयन इज अनस्टेबल बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम कैन नॉट बी डिलोकेलाइज्ड, ये छुपा नहीं सकते हम। अब यहां पर साथ में इसके अटैच है एल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होता है, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं लेगा। भाई ऑक्सीजन एटम को अगर इलेक्ट्रॉन छुपाना है तो किसी ना किसी को पकड़ाना पड़ेगा ना। तो एल्काइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का पेयर पकड़ेगा नहीं। तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमेशा लोकेलाइज्ड रहेगा, तो जो निकला हुआ प्रोटॉन है उसका रिकॉम्बिनेशन दोबारा से हो सकता है। इट मीन्स एल्कोक्साइड आयन बिकम्स अनस्टेबल एंड सो एल्कोहल्स आर पुअर एसिड्स। निकल तो जाएगा प्रोटॉन, लेकिन जो एल्कोक्साइड आयन बन रहा है वो अनस्टेबल है, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एल्कोहल्स आर वीक एसिड्स, ये वीक एसिड्स होते हैं। अब बात करेंगे फिनॉल्स की। यहां पर भी रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिनॉल्स में जो प्रोटॉन हटने के, अब मैं यहां पर बॉन्ड ओपन करके लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन के रूप में रिलीज किया हुआ है, तो वो उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये फिनॉक्साइड आयन है। अब फिनॉक्साइड आयन को भी ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम के ऊपर है ये डिलोकेलाइज हो जाना चाहिए, तो ये रिंग पे डिलोकेलाइज हो जाता है। तो फिनॉक अब कैसे डिलोकेलाइज होगा? नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन एटम का है वो कैन बी डिलोकेलाइज्ड ऑन द बेंजीन रिंग विच मेक्स फिनॉक्साइड आयन स्टेबल। सो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं कि ये कैसे डिलोकेलाइज करता है। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इस जगह पे आ जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। अब ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड नहीं है, इसने इसको डिलोकेलाइज कर दिया यहां पर, तो ये बाकी बॉन्ड अपनी जगह पर, ये नेगेटिव चार्ज इस जगह पर आ गया। अब ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लोकेलाइज्ड है। उसके बाद और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये इसको इस जगह पे डिलोकेलाइज कर देगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इज डबल बॉन्ड O। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां शिफ्ट हो गया। एक और जगह बचती है इस जगह पर, तो ये जो पोजीशन, अब नेगेटिव चार्ज इस जगह पे आ गया, ये डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड जहां पे ध्यान रहे नेगेटिव चार्ज जहां इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट होगा वहां पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहां पे पेयर मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो गया, ये अपनी जगह पे है। ये फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो प्रोटॉन रिलीज करने के बाद नेगेटिव चार्ज आया उसको डिलोकेलाइज किया जा सकता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल एंड रिलीज ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम फिनॉल्स बीइंग जस्टिफाइड।
ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस पे भी मैंने पीछे वीडियो बनाए हुए हैं, तो इसलिए उन वीडियोस को भी देखें। तो ये फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन, सो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। ये इसको जो ये डिलोकलाइजेशन है, ये मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूँ। अगर किसी बच्चे के पास घर में कोई इम्पोर्टेंट सी चीज़ उसके हाथ में आ जाती है कि अगर वो गिरा देगा तो नुकसान होने वाला है ज़्यादा, अगर ऐसी कंडीशन है तो घर में उस बच्चे से चीज़ छीन ली जाती है, क्योंकि अगर वो कॉस्टली है और बच्चे को नहीं पता, बच्चा तो उसको गिरा भी सकता है खेल में, तो हम जो बड़े होते हैं वो उससे छीन लेते हैं। छीनने के बाद वो रोता है क्योंकि उसको पसंद था, इसलिए वो उसके साथ खेल रहा था। तो हमें वो डिलोकलाइज करना होता है उसके आंखों के सामने से, तो हम पीछे रख के ऐसे डिलोकलाइज, या किसी दूसरे को पकड़ा दिया, दिस इज कॉल्ड डिलोकलाइजेशन, या तीसरे को पकड़ा दिया, ऐसे करके उसे भी लग रहा है, फिर मैं तो बोल दूंगा मैंने किसी और को पकड़ा दिया, तो मैं बोल दूंगा देख मेरे पे नहीं है, तो उसे लगता है हाँ लिया तो था इसने, लेकिन अब तो इस पे है नहीं। तो वो अगर मैं उसको अपने पास ही रखूँगा या अपने सामने ही दिखा के रखूँगा तो वो रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा, तो मैं भी इरिटेट हो जाऊँगा कि रो रहा है बार बार, तो मैं उसको वापस भी कर सकता हूँ। तो फिर छीनने का क्या फ़ायदा हुआ, इतनी देर रुलाए काहे के लिए। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो छीनने के बाद उस चीज़ को डिलोकलाइज कर देते हैं। तो डिलोकलाइज करने से धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि इसने लिया तो था लेकिन अब इसके पास है नहीं, तो वो भी धीरे धीरे सही पोजीशन में आ जाता है, हंसने लगता है कि हाँ इसके पास तो नहीं है, अदरवाइज वो रोता रहेगा। अगर हम उसको दिखा के रखेंगे तो वो रोता रहेगा। तो ये अनस्टेबल या अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। तो फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास नहीं रखेगा ऑक्सीजन एटम, ये डिलोकलाइज कर देता है। जैसे बच्चे की हाथ से हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डिलोकलाइज करते हैं उसके आंखों से, वैसे ही यहाँ पे ये डिलोकलाइज कर रहा है। तो ये स्टेबल होता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन। इसलिए फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। अब इसके बाद हम कुछ मैकेनिज्म का जिक्र करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं।